हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक मैंने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या क्या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। 0 केल्विन 300 केल्विन पे क्या आयनाइजेशन होता है, कैसे इक्विलिब्रियम रीच करता है, वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे क्या होते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज क्या है? ये तो टेट्रावैलेंट होता है सिलिकॉन, वो होता है आपका क्या होता है? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे क्या होते हैं? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। और जो डोपिंग प्रोफाइल होती है, जो स्टैंडर्ड, देखो 3 तरह की प्रोफाइल होती है जो यूज हम करते हैं जनरल। स्टैंडर्ड डोपिंग में एक एटम ऐड करते हैं इम्प्योरिटी का पर 10⁻⁶ to 10⁸ एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। तो समझ रहे हो, 10 लाख के ऊपर केवल एक इम्प्योरिटी ऐड करते हो। ऐसा नहीं कि बहुत, अगर आपने इम्प्योरिटी ही बहुत ज्यादा मिला दिया तो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर आपका रहेगा ही नहीं। तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन के एटम बहुत ज्यादा होंगे 10⁻⁶, उस पर केवल एक फास्फोरस दिखेगा, तो ये सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा जो पहले था। बस इसके ऐड करने से इंप्योरिटी के या तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन या होल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर ध्यान से देखो, मैंने बीच बीच में कहीं कहीं फास्फोरस दिखाया, बाकी सब जगह सिलिकॉन है, क्योंकि 10⁻⁶ 10 लाख के बीच में एक छोटा सा एक फास्फोरस का एटम होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डोपिंग हो गई। अब अगर हाई डोपिंग है तो हाई डोपिंग में 1 एटम ऐड करोगे पर 10⁻³ एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। तो 1000 पे ही एक ऐड कर दिया तो डोपिंग बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो। तो अगर 10 लाख पे, यहां 10 लाख पे केवल एक ऐड किया, यहां पे 1000 पे ही एक ऐड कर दिया। अगर कंसंट्रेशन मान लो 10 लाख उसकी है अगर कंसंट्रेशन, तो 10 लाख में केवल एक फास्फोरस दिखेगा। यहां 1000 पे ऐड कर दिया और 10 लाख है टोटल, तो 1000 से डिवाइड करो, यहां 10,000 दिखेगा कंसंट्रेशन किसका? डोपिंग कंसंट्रेशन। अगर मैं कहूं कि 10 लाख एटम्स हैं, उस पे यहां पे ऐड किया तो एक ही फास्फोरस ऐड कर पाए या एक ही बोरान ऐड कर पाए, जबकि यहां पे हर 1000 पे ही एक ऐड कर रहे हो और आपके पास टोटल 10 लाख एटम्स हैं प्योर सेमीकंडक्टर के। तो 1000 पे एक, तो 10 लाख में कितना ऐड करोगे? 10 लाख डिवाइडेड बाई आपका क्या? 10⁻³ तो वहां से आ जाएगा 10 टू द पावर आपका क्या? 10⁻⁴ या 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। तो वहां पे 1000 फास्फोरस एटम आपने ऐड कर दिए हर 10 लाख पे, जबकि यहां पे हर 10 लाख पे केवल एक ऐड कर दिए। यहां पे डोपिंग क्या है? हाई है, क्योंकि आप कम ही सिलिकॉन एटम्स में इंप्योरिटी एटम्स मिला रहे हो एक, यहां पे ज्यादा सिलिकॉन ले रहे हो और कम ले रहे हो क्या? आपका इंप्योरिटी एटम 10 लाख पे एक ले रहे हो, यहां 1000 पे एक ले रहे हो। और लो डोपिंग मतलब बहुत ही ज्यादा हो क्या? सिलिकॉन 10⁻11 ऑर्डर का, और बहुत ही उस पे एक केवल ऐड किया फास्फोरस। तो इन जनरल ज्यादातर जगहों पे ये यूज करते हैं। हाई डोपिंग कहां यूज करते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा जेनर डायोड, जेनर डायोड में जो डोपिंग प्रोफाइल होती है एन और पी टाइप मटेरियल्स की, जो डायोड बनाते हो जेनर डायोड, दैट इज वेरी हाई, इस रेंज में होती है हाई डोपिंग प्रोफाइल में। तो ये डोपिंग रेशियो है एक एटम पर। और डोपिंग रेशियो से डोपिंग कंसंट्रेशन कैसे पता करते हैं मैंने मास एक्शन लॉ में बताया था, वो अभी यहां भी सिखाऊंगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी सिखाऊंगा। तो अब ध्यान से देखो, हमने फास्फोरस ऐड कर दिया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ने तो 4 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, इसके अगल बगल सिलिकॉन ही होंगे। मैंने जैसा बताया कि 10 लाख पे एक फास्फोरस या 1000 पे एक फास्फोरस है, तो 1000 आसपास तो क्या दिखेंगे? बहुत सारे सिलिकॉन ही तो दिखेंगे एक फास्फोरस पे। तो और इसका 5वां इलेक्ट्रॉन यहां पे है, 5वां इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं है, यहां पे है, यहां पे है। तो इसका अगर बैंड डायग्राम बनाऊं, मैं बैंड डायग्राम बार बार बना रहा हूं क्योंकि यहां से बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको होने हैं, EC/EV। तो यहां पे एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल, ED जिसको बोलते हैं, ED। अब देखो यहां पे एक डोनर एनर्जी लेवल ED क्रिएट हो गया, और इसकी ये जो गैप है EC-ED की वैल्यू ये होती है 0.03 to 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करता हूं, मोस्टली यही यूज होते हैं, और इन ज्यादातर केसेस में तो सिलिकॉन ही यूज होता है केवल। ठीक है, तो इतना ये गैप होता है, वेरी स्मॉल गैप, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। ये एक कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो ये लाई करता है डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल जो ये गैप है EC-ED, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। ये 300 केल्विन पे भी जो गैप यही होगा, 400 पे भी यही होगा, 250 पे भी यही होगा। तो जो ये गैप है डोनर एनर्जी लेवल, ये जस्ट बिलो EC इतने गैप पे लाई करता है ना, क्योंकि ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। ये चीज याद रखो, डोनर एनर्जी लेवल।
अब देखो डोनर एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल ऑफ द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। जो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, उसका एनर्जी लेवल ये है। अब अगर इसको फ्री करना है, कंडक्शन बैंड में लाना है, फ्री करना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, बहुत ही स्मॉल 0.03 टू 0.06 इनके हिसाब से सिलिकॉन, और जर्मेनियम है तो 0.01। जबकि यहां से जो नॉर्मल आयनाइजेशन होता था तो इसको कहते हैं डोनर लेवल आयनाइजेशन, इसका कोवैलेंट बॉन्ड है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर यहां से एक्साइट करके कंडक्शन बैंड में डाल दूं तो इसको कहते हैं डोनर लेवल आयनाइजेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां पे हैं, डोनर लेवल पे। इनको फ्री करके कंडक्शन बैंड में कर दिया तो आयनाइज कर दिया, इसी को कहते हैं डोनर लेवल आयनाइजेशन। जबकि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाना है तो उसको कहते हैं नॉर्मल आयनाइजेशन। वो कैसे जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलेगा और यहां जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग यहां होल पैदा हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मल, जब थर्मल एनर्जी है तो कोवैलेंट बॉन्ड तो ब्रेक होंगे ही, नॉर्मल आयनाइजेशन भी होगा। लेकिन अभी एक डोनर लेवल एनर्जी भी आ गया जहां पे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत लाइकली है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, क्योंकि उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर जब यहां पे जाएगा, यहां से टूट के यहां पे पांचवा इलेक्ट्रॉन अगर यहां से फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है, दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी स्मॉल, दिस आयनाइजेशन इज कॉल्ड एज डोनर लेवल आयनाइजेशन। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होगा तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो फास्फोरस तो एक प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव आयन हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग कोई होल जनरेट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, होल जनरेट होगा जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन जाएगा ड्यू टू नॉर्मल आयनाइजेशन। तो अब देखो 0 केल्विन पे अगर बैंड स्ट्रक्चर बनाए तो 0 केल्विन पे इतनी कम एनर्जी है कि कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो नहीं पाता, क्योंकि इतनी एनर्जी है ही कि नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन टूट के यहां से यहां जाए। और एनर्जी इतनी स्मॉल होती है, 0 केल्विन इज वेरी वेरी स्मॉल टेम्परेचर, कि यहां से डोनर लेवल से भी जो बहुत कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी भी अवेलेबल नहीं है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट कर पाए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड इज 0, फ्री आपका होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड इज 0। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि n की वैल्यू और p की वैल्यू क्या है, 0। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करेगा एट 0 केल्विन। ये याद हो गया। अब अगला मूव करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे थर्मल एनर्जी सिस्टम में बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी सिस्टम में बढ़ेगी तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटना शुरू करेंगे और डोनर लेवल आयनाइजेशन भी शुरू होगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट। अब देखो इनिशियली लो टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 0 से 50 केल्विन करोगे, 70 करोगे, 100, तो कौन सा आयनाइजेशन ज्यादा डोमिनेट करेगा, थर्मल आयनाइजेशन या नॉर्मल आयनाइजेशन? और डोनर लेवल आयनाइजेशन में कौन डोमिनेट करेगा, डोनर लेवल आयनाइजेशन विल डोमिनेट। क्यों, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने की, आयनाइज होने की, दैट रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। और जब भी डोनर लेवल आयनाइजेशन होगा तो एक पॉजिटिव आयन आएगा, फास्फोरस आयन, और एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो वो केवल एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, डोनर एटम, एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, कहां पे, कंडक्शन बैंड में। अगर फ्री चार्ज कैरियर की बात करें, आयन तो फ्री चार्ज कैरियर है नहीं, तो और जबकि नॉर्मल आयनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, और करस्पॉन्डिंगली एक होल कंट्रीब्यूट करता है इन वैलेंस बैंड, और दोनों चार्ज कैरियर है जो फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो 0 केल्विन पे तो कुछ नहीं हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे 100 केल्विन तो डोनर लेवल आयनाइजेशन इनिशियली डोमिनेट करेगा, डोनर लेवल आयनाइजेशन ज्यादा होगा और नॉर्मल आयनाइजेशन कम होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते अराउंड 150 केल्विन के आसपास सारे डोनर लेवल आयनाइजेशन हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं, अगर डोनर का कंसंट्रेशन Nd है, मतलब आपने मान लो 10⁻14 एटम्स फास्फोरस के ऐड किए हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम किस में इंटरेस्टेड हैं, कंसंट्रेशन में, टोटल एटम्स में इंटरेस्टेड नहीं है। कंसंट्रेशन पता है और आपका वॉल्यूम पता है तो आप टोटल तो हमेशा बता सकते हो, इसीलिए वी आर इंटरेस्टेड इन कंसंट्रेशन ओनली। तो अगर आपका डोनर का कंसंट्रेशन है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन ये है, तो इनिशियली जब 100 केल्विन तक जाओगे तो सारे डोनर लेवल आयनाइज नहीं होंगे, सारे फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ उसमें से एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं कि सबको आयनाइज कर पाए, तो कुछ आयनाइज हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन होने का जो डोनर लेवल आयनाइजेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, वो बढ़ता जाएगा। और अराउंड 150 केल्विन, 150 160 प्रैक्टिकली जो देखा गया है, ऑलमोस्ट सारे फास्फोरस एटम अपने 5वें इलेक्ट्रॉन कहां कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, कहां पे, आपके कहां पे डोनेट कर देते हैं, कंडक्शन बैंड में, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 150 केल्विन के अराउंड डोनर लेवल आयनाइजेशन कंप्लीट्स। तो मतलब सारे डोनर ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, कंट्रीब्यूट। तो अगर डोनर का कंसंट्रेशन इतना था, एक डोनर ने एक
फास्फोरस एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इतने डोनर एटम है पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पर सेंटीमीटर क्यूब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए कंडक्शन बैंड में? 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक ने 1 किया और एनडी एटम्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, तो एनडी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन डोनेट करेगा? आपका फास्फोरस। आपका क्या करेगा? फास्फोरस। ठीक है, अब देखो साथ में आपका नॉर्मल आयनाइजेशन तो हो ही रहा है, थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड तो टूट ही रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। अब मैं 300 केल्विन पे डायग्राम बनाता हूं। 3 तो 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब 300 केल्विन पे कैसे मास एक्शन लॉ यहां से आया, ये ध्यान से समझना। क्या होगा, अब मान लो अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर था, अब मैं इसी चीज को समझाने जा रहा हूं। अब डोनर लेवल आयनाइजेशन आप समझ गए, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, जो आप समझने जा रहे हो। तो कैसे हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये सब सारी चीजें, तो इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब कुछ बहुत क्लियर होने वाला। ठीक है, अब अगर आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी नहीं मिलाई थी तो उसके पहले का केस देखते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी तो कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, वो दोनों चीजों को समझते हैं, फिर आपकी बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दिमाग में, एकदम खुल जाएगा आपका दिमाग। अब यहां पे Ni इलेक्ट्रॉन्स थे, Ni होल्स थे और Ni इलेक्ट्रॉन्स, और जनरेशन रेट इज इक्वल टू रिकम्बिनेशन रेट था, ये रिकम्बिनाइन होने इधर आ रहे थे। ठीक है, अब क्या किया आपने, जैसे आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, और अगर रूम टेम्परेचर है, मैंने कहा 150 केल्विन के आसपास, सारे डोनर लेवल अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ये कंसंट्रेशन है Ni और Ni, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं कहां पे, कंडक्शन बैंड में, और पॉजिटिव आयन हो जाते हैं, तो फ्री चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं यहां पे कि 300 केल्विन पे तो सारे आयनाइज मिलेंगे, जब 150 के आसपास ही हो जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे हम नॉर्मली बात करते हैं, जब भी हमारी बात होती है, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हम डिवाइस को ऑपरेट करते हैं। तो जैसे रूम टेम्परेचर के, अब प्योर था तो Ni इलेक्ट्रॉन्स थे, Ni होल्स थे, जैसे आपने Nd एटम्स ऐड किए पर सेंटीमीटर क्यूब डोनर के, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कहां पे, कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ गया 300 केल्विन पे, क्योंकि 300 केल्विन पे सारे आयनाइज हो जाएंगे तो Nd इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। मैं अगर 100 केल्विन की बात करता तो सारे Nd नहीं आते, कुछ कम आते। ठीक है, लेकिन मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो सारे को ले सकता हूं, है ना, तो नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर पे ही सारे डिस्कशन करते हैं। तो जैसे इन्होंने Nd इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहां Ni प्लस Nd हो गया। अब यहां पे जनरेशन तो मैं मान रहा था क्या था, मान लो जनरेशन था 300, यहां पे 300 जा रहा था और यहां से 300 क्या हो रहा था, आ रहा था। मान लेते हैं ये Ni की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां 1000 थे और यहां 1000 थे। अब जैसे यहां मान लो 300 जा रहे थे टूट के कोवेलेंट बॉन्ड और 300 आ रहे थे, ठीक है, रिकंबाइन होने, क्योंकि थर्मल एनर्जी अगर फिक्स है, टेम्परेचर T फिक्स कर दिया तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं पर सेकंड वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि थर्मल एनर्जी फिक्स है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की उस थर्मल एनर्जी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो फिक्स होगी। जनरेशन रेट एक फिक्स रेट होगा, 300 जा रहे हैं, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी इंप्योरिटी के ऐड होने से, थर्मल एनर्जी की वजह से, और टेम्परेचर फिक्स है तो थर्मल एनर्जी फिक्स है तो थर्मल जनरेशन रेट या कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का रेट वो फिक्स रहेगा, 300 पे ही रहेगा। जबकि रिकंबिनेशन रेट किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। अभी 1000 है तो ये भी उस केस में 300 रिकंबिनेशन दे रहा है, तो जितने जा रहे हैं उतने आ रहे हैं और ये फिक्स है। जैसे मान लो ये डोनर कंसंट्रेशन Nd इज मच ग्रेटर देन Ni होता है, ये देख लेना। अभी हम देखेंगे स्टैंडर्ड डोपिंग कंसंट्रेशन में ही निकाल के देखोगे तो भी डोनर का कंसंट्रेशन या Nd इज मच ग्रेटर देन Ni होता है, ये Ni की वैल्यू से, इसीलिए हम निग्लेक्ट करते हैं। देखो अभी दिखा के मैं दिखाऊंगा कैसे होता है, एक प्रैक्टिकल केस लेके, ठीक है। यहां मैं ले लेता हूं, ये आपका ऐड हो गया 1 लाख, ये हमेशा बहुत ज्यादा होगा। 1 लाख आपने क्या ऐड किया, डोनर एटम्स, मान लो डोनर एटम्स तो इतने 10 टू द पावर 14 है, ये तो प्रैक्टिकल केस है। हम एक जनरल केस ले रहे हैं कि 1000 ही Ni ले रहे हैं, Ni भी 10 टू द पावर 10 ऑर्डर का होता है, अगर ये 10 टू द पावर 14 ऑर्डर का लोगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो मैंने 1000 Ni ले लिए और आपने 1 लाख ऐड किया क्या, डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबने एक एक ने, हर एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन आयनाइज करके दे देगा कंडक्शन बैंड में, और करस्पॉन्डिंगली एक पॉजिटिव आयन फास्फोरस आयन, है ना। तो यहां पे आपके 1 लाख ऐड हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे कंडक्शन बैंड में उन्होंने डोनेट किया। अब देखो जा तो 300 थे, जैसे ये ऐड हुआ रिकंबिनेशन रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
P इंटू प्रोडक्ट ऑफ N विल इंक्रीज, तो रिकॉम्बिनेशन रेट अचानक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जाने वाले तो अभी भी 300 हैं, 300 जा रहे हैं, अब आने वाले अचानक से 300 से क्या हो जाएंगे, इनिशियली बढ़ जाएंगे। मान लो यहां कितने आ गए, 500 आ रहे हैं, 500 जैसे आएंगे 300 गए और 500 आए तो 200 इफेक्टिवली कम हो गए, तो यहां कितना बचा 800, यहां से इस वाले में से 800 बचा, प्लस यहां पे कितना है 1 लाख। अब ध्यान से देखो, अब ये पहले से थोड़ा कम हो गई इस वाले कॉम्बिनेशन से, अभी भी जा तो 300 रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट अब पहले से कम हुआ, तो रिकंबाइन पहले 500 होने आ रहे थे, अब कुछ घट जाएंगे, मान लो 400 आएंगे, 400 आएंगे, 300 गए और 400 आए तो कितने इफेक्टिवली कम हो गए, 100 कम हो गए, 700, यहां 700 प्लस यहां क्या 1 लाख, 1 लाख हो गए। अब पहले से रिकॉम्बिनेशन रेट और कम हुआ, और थर्मल जनरेशन रेट तो मैंने क्या कहा, टेम्परेचर फिक्स है, तो थर्मल जनरेशन रेट या कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का रेट वो तो फिक्स है, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान से 700 यहां से जा रहा है, थर्मल जनरेशन रेट या कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का रेट अगर टेम्परेचर फिक्स है तो क्या है, फिक्स है। तो यहां ध्यान से देखो, अब ये रिकॉम्बिनेशन रेट घटा, 300 गए, अब मान लो यहां से 450 कितने आ रहे हैं, 400 की जगह 350 आ रहे हैं, तो इफेक्टिवली 50 कम हुए, 650, यहां 650 प्लस 10, 1 लाख, है ना। अब फिर से ये घटे तो रिकॉम्बिनेशन और घटा, अब 325 आ रहे होंगे, यहां से 300 जाने वाले तो ब्रेक होके 300 ही है, 325 आए तो यहां 625, यहां 625 प्लस 1 लाख। इसी तरह से अब क्या होगा, हो सकता है 300 ही जा रहे हैं और 300 ही आ रहे हो, तो यहां पे क्या होगा, अब 300 जाने वाले, अब ये रिकॉम्बिनेशन रेट पहले से और कम हुआ, अब 300 ही आ रहे हो, तो 300 जाने वाले और टूट के और 300 आने वाले भी, तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब अगर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन 1 लाख प्लस 625, ये क्या आ गया 625। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ni लेता तो ऐसे ही होता, ni था यहां पे भी ni था, जैसे आपने nd ऐड किया तो क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन रेट अचानक से बढ़ गया, जबकि जनरेशन रेट तो क्या है, टेम्परेचर फिक्स है, कोवेलेंट बॉन्ड नॉर्मल जनरेशन रेट तो वो तो फिक्स है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का रेट क्या है, फिक्स है, वो तो हमेशा होता रहेगा। और जो डोनर लेवल आयनाइजेशन है, एक बार हो गया तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि वहां पे 5वें इलेक्ट्रॉन सब चले गए, तो वहां वापस आने का कोई वही नहीं है, वो तो आयन बन गया और एक क्या बन गया, वो बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया। जबकि थर्मल जनरेशन रेट क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का रेट, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक होल, और रिकॉम्बिनेशन रेट क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, कितने रिकंबाइन हो रहे हैं होल के साथ, और एक रिकॉम्बिनेशन में एक इलेक्ट्रॉन और एक होल गायब हो जाते हैं, इसीलिए जितने यहां से हटते हैं वहां इतने वहां से हटते हैं। रिकॉम्बिनेशन में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक उसके करस्पॉन्डिंग होल जाएगा, अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो, ठीक है। तो ni क्या हुआ, यहां से रिकॉम्बिनेशन रेट घटा, तो ni में से क्या हो गया, डेल्टा n कम होके, ni में से कुछ कम हो गए, मैं मान लेता हूं n1 कम हो गए, या p1 यहां पे होल है, p1 कम होके ये बचा कितना, डेल्टा p। जितने यहां कम हुए, क्योंकि जितने यहां पे रिकंबाइन हुए उतने इलेक्ट्रॉन यहां से हुए, तो यहां भी ni माइनस क्या रहा होगा, P1 ही रहा होगा, और इसी को आप क्या कहोगे, डेल्टा n प्लस nd। तो एक्चुअल में जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो यहां पे डेल्टा P होल्स बचेंगे, जो ni से कम हो गए कि नहीं, ni से कम हो गए, और यहां पे बचेंगे डेल्टा n क्या, इलेक्ट्रॉन्स, प्लस जो nd इलेक्ट्रॉन्स आए, किसकी वजह से, ड्यू टू डोनर लेवल आयनाइजेशन। एंड दिस, अब देखो तो एक्चुअल में n का कंसंट्रेशन कितना है, डेल्टा n प्लस nd, और होल का कंसंट्रेशन p है डेल्टा p, वेयर डेल्टा n इज इक्वल टू डेल्टा p है कि नहीं, क्योंकि ni था, जितने रिकॉम्बिनेशन बढ़े इसमें से अगर 300 कम हुए तो यहां भी 300 कम होंगे, तो ये घट के अगर 300 बचा 700, तो ये भी 700 बचेगा, ये तो एज इट इज है nd। तो nd प्लस डेल्टा n एक्चुअल में होता है n का कंसंट्रेशन होल का, p इज इक्वल टू डेल्टा p। इसीलिए आप कहते हो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों, इतना निगेटिव चार्ज हो गया अगर इतने इलेक्ट्रॉन है और इतने होल्स हैं आपके पॉजिटिव चार्ज, और साथ में जब एक फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था और एनडी फास्फोरस ने एनडी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनडी पॉजिटिव आयंस आ गए थे फास्फोरस पे, तो एनडी पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस आयन पे, पॉजिटिव आयंस डेल्टा पी होल्स, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन्स प्लस एनडी इलेक्ट्रॉन्स, टोटल निगेटिव चार्ज, और डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी है, एनडी इज इक्वल टू एनडी, तो टोटल निगेटिव एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। इसीलिए ये मटेरियल आप कहते हो एन टाइप या पी टाइप मटेरियल, अगर ओवरऑल देखोगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एक्चुअल में एन इज डेल्टा एन प्लस एनडी, पी इज इक्वल टू डेल्टा पी, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी, and since nd is much greater than delta n, that's why आप n का कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली लेते कितना हो, nd के बराबर लेते हो, कितना लेते हो, nd के बराबर। तो एक्चुअल में जब भी आप लोगे, अगर डेल्टा n nd के कंपेरेबल हो गया, डेल्टा n बहुत कम ऑर्डर का है, मान लो ये 1000 है वो 1 लाख,
2 लाख या 10 लाख ऑर्डर का है, तो नॉर्मली आप देखोगे डेल्टा एन या 10 टू द पावर 10 ऑर्डर का होगा तो एनडी होगा 10 टू द पावर 15 या 10 टू द पावर 14 ऑर्डर का। तो 10 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 15 में कितने का 1.00001। तो इसको क्या कर सकते हो, इस वाले फैक्टर को निग्लेक्ट कर सकते हो। तो अगर इस ऑर्डर का डिफरेंस है तो आप निग्लेक्ट कर देते हो, और प्रैक्टिकली ये होता भी है, इसीलिए आप निग्लेक्ट कर देते हो डेल्टा एन को। इसलिए एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हो, एनडी कंसंट्रेशन ऑफ डोनर, और एनडी इज मच मच ग्रेटर देन क्या, होल कंसंट्रेशन। अब ध्यान से देखो, एन टाइप सेमीकंडक्शन में n इज ग्रेटर देन ni हो गया, क्योंकि nd ऐड हुआ तो देखो ni से बहुत ज्यादा हो गया, 1 लाख ऐड किया, और साथ में p इज लेस देन ni, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन बढ़ा तो उसकी वजह से होल का कंसंट्रेशन घट गया। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर मटेरियल टू बी n टाइप सेमीकंडक्टर वेयर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू nd। कब n को nd लिखेंगे, जब nd इज मच मच ग्रेटर देन ni होगा, तब हम n को nd लिख सकते हैं, और प्रैक्टिकली वही होता है। अगर ये डेल्टा n और डेल्टा p अगर कंपेरेबल हो गए nd और डेल्टा n, तो n की वैल्यू आपको यही लेनी पड़ेगी डेल्टा n प्लस nd, और p की वैल्यू यही लेनी पड़ेगी डेल्टा p। फिर मास एक्शन लॉ से कैसे कंसंट्रेशन निकालोगे, अब n का कंसंट्रेशन भी नहीं पता क्योंकि ये अननोन है, ये अननोन है। मास एक्शन लॉ लगाओगे डेल्टा n प्लस nd इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू ni स्क्वायर, क्योंकि n इंटू p, और डेल्टा n इज इक्वल टू डेल्टा p है तो इसको डेल्टा n लिख लो। ni आपको पता होगा टेम्परेचर पे, nd आपको डोनर कंसंट्रेशन पता है, इसमें एक अननोन आया डेल्टा n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अगर डेल्टा n को x मान लो, x स्क्वायर प्लस डेल्टा n nd इंटू एक्स इज इक्वल टू ni स्क्वायर। x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू पता चल गई तो वो n क्या आएगा, x प्लस nd, और p क्या आएगा x, तो यहां से निकलेगा अगर ये कंपेरेबल है। और वो जनरल केस नहीं होता है, इसीलिए हम n को nd लेते हैं और p को क्या लेते हैं, p कहां से निकल जाता है, जब इसी को nd ले लेंगे तो ये यहाँ पे p बचेगा या डेल्टा p बचेगा, तो ni स्क्वायर अपन क्या हो जाता है, nd हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो क्या कहा मैंने, तो एक्चुअली आपने जैसे डोनर इंप्योरिटी ऐड करी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ा दिया इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, हर एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन, तो रिकॉम्बिनेशन रेट अचानक से बढ़ा, तो उसने होल का कंसंट्रेशन ni से नीचे लाया, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन nd प्लस डेल्टा n हुआ। डेल्टा n को आप निगलेक्ट कर सकते हो, डेल्टा n इज इक्वल टू डेल्टा p, तो n का अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन nd हो गया, p का अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन p इज इक्वल टू ni स्क्वायर अपन nd हो गया। तो मेजॉरिटी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इज मच मच ग्रेटर देन होल्स कंसंट्रेशन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, होल को कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। इसीलिए इसको n टाइप मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि मेनली कंडक्टिविटी इज गवर्न बाय n टाइप, या इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, n टाइप के चार्ज कैरियर के द्वारा की जाएगी, इसकी कंडक्टिविटी को गवर्न। देखो कैसे की जाएगी, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपने निगलेक्ट किया था। जैसे मैं मान लेता हूं डोपिंग कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, मैं यहीं फिर से सिखा रहा हूं, एक बार और सिखाया था। मान लो मैं कहता हूं सिलिकॉन का जो डेंसिटी है आपको हमेशा गिवन होगी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मैं ये ले रहा हूं एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको कई बार डायरेक्ट डोपिंग कंसंट्रेशन ना देके क्या, हमें हमेशा कंसंट्रेशन निकालना इलेक्ट्रॉन या होल का, आपको डोपिंग प्रोफाइल होगी। जैसे मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूं 1:10⁶, एक एटम ऐड किया आपने पर 10⁶ एटम्स ऑफ सिलिकॉन, तो डोपिंग कंसंट्रेशन, मैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ले रहा हूं, तो डोनर कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा कि कितना है डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यही तो कंसंट्रेशन हुआ, डोनर का कंसंट्रेशन कितना है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने एक एटम तो इंप्योरिटी रेशियो लिख लो, इंप्योरिटी रेशियो इज कितने इंप्योरिटी एटम पर कितने सिलिकॉन, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, आपका प्योर सेमीकंडक्टर का, प्योर ये हमेशा होगा, Na निकालने के लिए भी यही फार्मूला आएगा। तो जब भी आपको इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन निकालना है, पी टाइप में Nd हो गया वो डोनर कंसंट्रेशन, और पी टाइप एन टाइप में Nd हो गया डोनर कंसंट्रेशन, और पी टाइप में Na हो गया एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। तो इंप्योरिटी कंसंट्रेशन मैं एक्चुअली निकाल रहा हूं, क्योंकि इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन ही होता है N या P का कंसंट्रेशन, जो एक टाइप का कैरियर जो बढ़ता है। तो इंप्योरिटी कंसंट्रेशन Nd इज इक्वल टू प्योर सेमीकंडक्टर का डेंसिटी कितनी है, मतलब उसका कितने एटम है पर सेंटीमीटर क्यूब, वो गिवन होगा मल्टीप्लाइड बाय इंप्योरिटी रेशियो।
क्योंकि इतने एटम्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब और एक एटम मिला है अपन 10⁶, तो इतने पे कितना मिला है यहां से आ जाएगा, और ये कितने में है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपका कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, आपका एटम्स का नंबर आ जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। तो यहां निकालते हैं 5 × 10⁻22। तो कैसे निकालना है, प्योर सेमीकंडक्टर की डेंसिटी मतलब एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय इम्प्योरिटी रेशियो। तो यहां से आ जाएगा इम्प्योरिटी का एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज कंसंट्रेशन, है ना। तो यहां से आ गया 5 × 10⁻6 है तो 16। देख रहे हो कितने हाई ऑर्डर का इम्प्योरिटी, एनडी मैंने कहा था इट इज मच मच ग्रेटर देन, जबकि एनआई आप जब बात करते हो, एनआई की आप बात करते हो किसमें, सिलिकॉन में, तो ये होता है 10⁻10 ऑर्डर का। तो एन डी इज मच मच ग्रेटर देन एन आई, इसीलिए आप वहां पे क्या कर देते हो, निग्लेक्ट कर देते हो। तो एन का कंसंट्रेशन में कितना लूंगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली एन डी, क्योंकि डेल्टा एन लेने का मतलब नहीं, डेल्टा एन अगर आप ले लोगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करना, डेल्टा एन की वैल्यू इतनी स्मॉल आएगी एन डी के कंपेयर में कि उसको निग्लेक्ट ही कर दो। अगर ये 10⁻16 ऑर्डर का है, अगर वो 10⁸ ऑर्डर का आया, कितने का डिफरेंस है, करोड़ों टाइम्स हायर है ये वाला कंपेयर टू दैट डेल्टा एक्स या डेल्टा एन या डेल्टा पी। ठीक है, तो यहां एन को अप्रॉक्सीमेटली एन डी मान सकते हैं। तो पी कितना हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इनके साथ आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एंड दैट कंसंट्रेशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डोनर कंसंट्रेशन या इंप्योरिटी कंसंट्रेशन, इंप्योरिटी के एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हर इंप्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हर इंप्योरिटी एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक। तो एनडी अगर एटम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब, एनडी। तो अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन, तो पी कहां से आएगा, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ एनआई स्क्वायर, क्योंकि एक टाइप का कंसंट्रेशन बढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्योर सेमीकंडक्टर एक्सचेंजिंग था और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो एक टाइप का जब चार्ज कैरियर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ा तो दूसरे का घट गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, जब ये कांस्टेंट हुआ। अब देखो जब ये, अब अप्रॉक्सीमेटली आपने क्या लिया था, एन डी प्लस डेल्टा एन, तो यहां डेल्टा पी, ठीक है। तो आपका अगर ध्यान से देखो थर्मल जनरेशन रेट, तो मैंने कहा था स्टेडी स्टेट में चाहे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, वो हमेशा अल्फा आर एन आई स्क्वायर होता है, क्योंकि कितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे स्टेडी स्टेट में, वो तो फिक्स ही है कि इतने ही होंगे, क्या होंगे, इतने ही होंगे। स्टेडी स्टेट में कितने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, क्योंकि वहां से हम निकाल सकते हैं। तो इतने कोवेलेंट बॉन्ड पर सेकेंड आपके एक तरह से ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे देखा था रिकॉम्बिनेशन रेट जब उसको कोइंसाइड किया था तो इतने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे और इतने ही रिकंबाइन हो रहे थे, इसीलिए क्या था, इक्विलिब्रियम था। तो मैंने कहा था स्टेडी स्टेट में थर्मल जनरेशन रेट हमेशा आप क्या ले सकते हो, अल्फा आर एन आई स्क्वायर इन एनी सेमीकंडक्टर, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का रेट है वो तो चाहे एक्सट्रिंसिक होगा चाहे इंट्रिंसिक, जब उतनी थर्मल एनर्जी वहां पे भी है वहां पे, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो उतने ही ब्रेक होंगे। तो स्टेडी स्टेट में इतने ही कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब यहां पे जनरेशन रेट तो अल्फा आर एन आई स्क्वायर के बराबर ही था, जितना भी था 300 जा रहे थे, मैं मान रहा था तो वो 300 ही जा रहे थे अल्फा आर एन आई स्क्वायर। एन आई की वैल्यू उस टेम्परेचर पे तो एक फिक्स वैल्यू ही है ना, तो वो फिक्स थी, तो अल्फा आर एन आई 300 मैं बार बार ले रहा था ना, 300 जा रहे थे, लेकिन आने वाले ज्यादा थे। धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन घट रहा था, आने वाले ज्यादा आ रहे थे, तो कंसंट्रेशन ओवरऑल घट रहा था, तो रिकॉम्बिनेशन फिर से घटा, और एक ऐसा टाइम आया जब दोनों क्या हो गए, इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में हो गए तो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस एन डी, यहां बचा था डेल्टा पी यहां पे, तो उस समय रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होगा इक्विलिब्रियम में, एन डी प्लस डेल्टा एन इंटू डेल्टा पी, ये रिकॉम्बिनेशन रेट। और जनरेशन रेट तो शुरू से यही था स्टेडी स्टेट में जो थर्मल एनर्जी थी, तो जनरेशन और क्या कर गया, और रिकॉम्बिनेशन कोइंसाइड कर गया, इक्वल हो गया, तभी तो इक्विलिब्रियम रीच हुआ। तो यहां से अल्फा आर और अल्फा आर कैंसिल, और सिंस एन डी इज मच मच ग्रेटर देन क्या, एन डी, ये किसका कंसंट्रेशन है, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, डेल्टा पी होल का कंसंट्रेशन है, ये एन आई स्क्वायर के बराबर आ गया कि नहीं। यहीं से मास एक्शन लॉ जनरेट होता है कि एक का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ओवरऑल इसको कांस्टेंट आना है एन आई स्क्वायर, तो दूसरे का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ये पी घट गया, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया। तो एक का बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, मास एक्शन लॉ है। और यहां से माइनॉरिटी कैरियर कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, जितना आपने डोनर ऐड किया या जितना आपने एक्सेप्टर इंप्योरिटी ऐड करी, उसी के कंसंट्रेशन के बराबर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। अगर वो पेंटावैलेंट
पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड करती है, अगर ट्राईवैलेंट है तो वो होल को ऐड करती है, होल के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। तो होल का कंसंट्रेशन पी टाइप में P इज इक्वल टू Na के बराबर हो जाएगा, एक्सेप्टर इंप्योरिटी के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो मेजॉरिटी तो डायरेक्टली पता है, माइनॉरिटी P कैसे पता करेंगे, क्योंकि N इज मच मच ग्रेटर देन Ni, तो ये मेजॉरिटी हो गया, P इज मच मच लेस देन Ni, तो वो हो गया क्या आपका माइनॉरिटी कैरियर। अब माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन यहां से निकालेंगे क्योंकि मेजॉरिटी तो डोनर के बराबर है, कंसंट्रेशन यहां से। अब देखो क्यों मेजॉरिटी, अगर सिग्मा निकालें, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यू एन डी म्यू एन ऐड होता है क्योंकि फ्लो तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन करंट एक ही डायरेक्शन में आती है, क्यू इंटू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, पी की वैल्यू इंटू म्यू पी। अब Ni स्क्वायर बाई एन डी इज मच मच स्मॉलर देन एन डी, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है Q तो फिक्स हो गया, म्यू और म्यू पी में थोड़ा सा चेंज है, वो ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, बट एन डी 10 टू द पावर 16 ऑर्डर का है। Ni स्क्वायर अपॉन एन डी निकालोगे, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं निकालू, Ni ये ले लूं और आपका ये एन डी इतना आ गया, तो यहां से P का कंसंट्रेशन निकालो, आपको आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन एन डी की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 16, यहां से आएगा 5.45, 520 5×25 इंटू 10 टू द पावर क्या 4। तो देखो एनडी की वैल्यू 10 टू द पावर 16 ऑर्डर की है और पी की वैल्यू क्या है जो Ni स्क्वायर अपन एनडी है 10 की पावर 4 ऑर्डर का है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा क्यू म्यून तो ऑलमोस्ट ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट होगा क्यू एनडी म्यून मच हायर देन 10 टू द पावर 12 टाइम्स हायर है कंपेयर टू दिस। तो इसको आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। इसीलिए जो कंडक्टिविटी है मेनली किसकी वजह से होगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट मेनली किसकी वजह से फ्लो होगी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एन टाइप निगेटिव चार्ज कैरियर मेनली करंट को कंट्रीब्यूट करता है और उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, क्यू एन डी इंटू म्यू एन। और इसीलिए अब देखो एनडी को आपने फिक्स कर दिया, अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जब भी आपसे मैं कहूं टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो आप टेम्परेचर कहां से बढ़ा रहे हो, एबव रूम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर आप कहां से बढ़ा रहे हो, एबव रूम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अब देखो डोनर तो सारे आयनाइज हो चुके हैं, डोनर ने सारे आयनाइज होकर कितने एटम्स आपको, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए आपको, एनडी इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। और अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली एनडी के बराबर ही है, अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन। तो ये एनडी है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एनडी तो फिक्स हो गया क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन सारे डोनर लेवल आयनाइज हो चुके थे, एनडी इलेक्ट्रॉन मिल चुका था। अब एनडी तो आपने एक बार डोपिंग फिक्स कर दी तो फिक्स है एनडी, तो एनडी इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे और तो बढ़ेंगे नहीं, तो ये तो फिक्स हो गया, क्यू फिक्स हो गया। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे रूम टेम्परेचर म्यू एन घटेगा, इसीलिए सिग्मा घटता है। किस केस में, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी होती क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसके बराबर होती है। पी टाइप में यही हो जाएगा, क्यू एन ए इंटू म्यू पी हो जाएगा, वहां से निकालेंगे, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, वो वाली चीज मेरी रह गई है, मैं अभी थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस कर लूंगा कि कैसे होती है। एक चीज इसमें और बता देता हूं मैं, एन टाइप मटेरियल फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि क्या है, तो कैसे डोपिंग कंसंट्रेशन निकालेंगे। अगर रेशियो दिया है, कई बार डायरेक्टली दे देगा कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया है 10 टू द पावर 12 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सीधे क्या आ गया, एनडी आ गया, कंसंट्रेशन आ गया डोनर का, तो एन इज इक्वल टू एनडी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 पर सेंटीमीटर क्यूब। रेशियो दिया रहेगा तो इंप्योरिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं, डेंसिटी क्या है पर सेंटीमीटर क्यूब, यहां डेंसिटी की वैल्यू तो कितने हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, मल्टीप्लाई करके डोनर का कंसंट्रेशन निकालो, डोनर का कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से फिर माइनॉरिटी होल का कंसंट्रेशन निकालो। अब मैं कहूं अगर रिप्रेजेंट करना हो एन टाइप सेमीकंडक्टर को तो कैसे करते हैं, बहुत सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़े से होल्स हैं और क्या है, डोनर एटम्स क्या हैं, डोनर एटम्स ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन हो गए, डोनर एटम से एक इलेक्ट्रॉन करके पॉजिटिव आयंस हो गए। यहां पे बहुत सारे आपको पॉजिटिव आयंस हैं, ये बहुत काम आएगा जब आप क्या पढ़ोगे, डायोड पढ़ोगे। डायोड में बहुत सारी चीजें आती हैं ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, जो आपका बिल्ट इन पोटेंशियल आता है, वो यहीं से आता है, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। तो हर डोनर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, हर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ने पॉजिटिव आयन हो गया, तो ये टोटल क्या हो गया, न्यूट्रल दिख रहा है। साथ में एनडी इलेक्ट्रॉन्स थे,
nd इलेक्ट्रॉन्स किसके करस्पॉन्डिंग, सारे nd आयंस के करस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। साथ में डेल्टा n इलेक्ट्रॉन और बचे थे, तो जो ni में से कम हुए थे, ni थे पहले, जब nd ऐड किया तो घट के डेल्टा n बचे थे और उनके करस्पॉन्डिंग डेल्टा p होल्स थे। तो थोड़े बहुत होल्स थे, 1 2 3 मान लो 4 5 6, और जो होल थे डेल्टा p उनके करस्पॉन्डिंग भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन थे कहां पे आपके n में, तो 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया कि नहीं। 6 होल्स जो थे डेल्टा p उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा n इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने nd इलेक्ट्रॉन्स थे उनके करस्पॉन्डिंग nd पॉजिटिव आयंस थे, तो टोटल ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। nd इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव nd चार्ज, उसके करस्पॉन्डिंग nd पॉजिटिव आयंस फास्फोरस के, साथ में डेल्टा n इलेक्ट्रॉन्स थे, उतने के बराबर डेल्टा p होल्स थे। अगर एक्चुअल में देखें, हम तो अप्रोक्सीमेट करके nd ले रहे हैं, तो एक्चुअल में तो है ही, उसको तो निगलेक्ट कर देना क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 की पावर 16 में 10 की पावर 10 ऐड करो, 1.0001, 5 जीरो आएंगे, उसको लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल में तो है डेल्टा n और डेल्टा p, जितने होल्स हैं पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिए। तो ओवरऑल ऐसा दिखेगा, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, थोड़े से होल्स, उनके करस्पॉन्डिंग थोड़े से होल्स, लेकिन ओवरऑल चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा, 0। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मत कह देना कि पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज, एन टाइप है तो निगेटिव चार्ज है टोटल। ओवरऑल देखोगे तो टोटल चार्ज सिस्टम का 0 ही आएगा। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन फ्री चार्ज कैरियर इसमें कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको एन टाइप कहते हैं। होल्स बहुत कम है, थोड़े से होल्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग थोड़े से इलेक्ट्रॉन है, उनको निग्लेक्ट कर सकते हो। एनडी इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यू टू डोनर लेवल आयनाइजेशन। तो ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसी का मैं बस रिप्लिका बना दूंगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, कितने होल्स होंगे। फिर कंपोजिट पढ़ेंगे कि जब दोनों को मिक्स करेंगे तो कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन, वो मैं अगले लेक्चर में डील कर लूंगा। अगले लेक्चर में जब डील कर लेंगे, पी टाइप को भी कवर कर लेंगे और कंपोजिट का क्या इफेक्ट आएगा, कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, डोपिंग का और टेम्परेचर का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो अगले लेक्चर में समराइज कर लेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट केवल बचेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।